एक बेहतरीन और कामयाब टीचर वही है जो क्लास पर और तालिब इल्म पर ठीक है डर और खौफ की वजह से नहीं, अदब व एहतराम के दायरे में अपने इल्म अपने नॉलेज की वजह से हावी हो जाए। आप बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरें, सर पर हाथ फेरें और उसे इंतहाई प्यार से बेटा सुनाओ, बेटा ये, फिर अगर वो उसे नहीं आता तो आप उसे फिर 10 मिनट मौका दें, क्या बेटा जाओ तैयारी करके फिर आकर सुनाओ। मार तो बच्चे का जो है ना वो एतमाद, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस वो तबाह कर देती है। उस्ताद और वालिदैन का इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम महीने में 1-2 बार जो है वो बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो उस्ताद और वालिदैन डिस्कस करें और उस्ताद वालिदैन को बताए कि आपका बच्चा जो है वो किस तरफ जाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, सीनियर टीचर हैं और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट कालमनगार भी हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम मास्टर तारक महमूद जखड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरशद साहब शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा, अपने चैनल पर अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं आपका और ARP न्यूज़ पूरी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे नाचीज़ को मौका दिया यहाँ आमने सामने बैठकर बात करने का और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो मुझे ये बताएं वो कितनी एज थी जब आप टीचिंग की तरफ रग़बत हुई, तो इसके पीछे क्या राज़ व न्याज़ हैं कि आपने बहुत सारे शोबे थे, ठीक है, लेकिन टीचिंग का शोबा चूज़ किया। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके पीछे क्या राज़ व न्याज़ थे कि आपने बाकी शोबे जो हैं वो छोड़ दिए और इसकी तरफ रग़बत हो गई। इस बारे में कुछ बताइएगा। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात जो है ना वो बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने 2 शोबे पसंद किए और दोनों ही मुझे मिल गए माशाल्लाह। टीचिंग मेरा फेवरेट था, मेरा जुनून था। अच्छा, टीचिंग मेरा शोबा जो है वो जुनून था, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया। ठीक है, और जितना मुकाम, जितनी इज़्ज़त मुझे इस शोबे से मिली है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि शायद ही किसी टीचर को मिली हो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा सहाफ़त मेरा शौक़ था, ठीक है, वो भी अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया बेशक। और 26 साल हो गए हैं सहाफ़त में आए हुए और हर किस्म की सहाफ़त की है, ठीक है, हर किस्म की, इस्लाही की है, तनकीदी की है, मजहबी की है, न्यूज़ की है, वगैरह वगैरह, हर लिहाज की जो है सहाफ़त की। ठीक। अब आ जाएंगे, आप देखते हैं जहाँ भी तालीमी अदारा होगा ज़ाहिर सी बात है टीचर भी मौजूद होंगे, क्या ख्याल है जी। तो एक अच्छे टीचर में वो कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर जो है तलबा या तलबात को मेयारे ज़िंदगी दे सके। इस बारे में कुछ बताइएगा कि टीचर के जो भी है किसी भी स्कूल से है, कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी से है, उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, इस बारे में कुछ बताइएगा। सर अरशद साहब आपने बहुत ही खूबसूरत और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सवाल किया और मैं इस पर आना चाहता था। मैंने मजमूई तौर पर 20 साल, 18 साल या 20 साल पढ़ाया है, ठीक है। मैंने अव्वल जमात से लेकर, ठीक है, BA तक, अच्छा जी, बच्चों को पढ़ाया है मैंने। तकबीर कॉलेज कोटला में मैं BA और FA के तालिब इल्मों को इस्लामियात, मुतालिया और उर्दू पढ़ाता था, ठीक है। एक बेहतरीन और कामयाब टीचर वही है जो क्लास पर और तालिब इल्म पर, ठीक है, डर और खौफ की वजह से नहीं, अदब व एहतराम के दायरे में अपने इल्म अपने नॉलेज की वजह से हावी हो जाए। क्या बात, क्या बात। कि टीचर क्लास में दाखिल हो तो क्लास पूरी मतवज्जो हो जाए कि ये जो उस्ताद मोहतरम आए हैं ना, ये वो हैं जो हमें कुछ दे कर जाते हैं, डिलीवर करके जाते हैं। बेशक।
और वो हमा तन गोश हो जाए। ये नहीं कि 40-45 क्लास की तलबा की क्लास है और वो कुछ उधर गप कुछ उधर गप, आजकल मोबाइल आ गया, कुछ जी, वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए नहीं, एक कामयाब टीचर की निशानी ये है कि बच्चे 5 साल का बच्चा है या 20 साल का तालिब इल्म है, वो फौरन मुतवज्जो हो जाए। उस्ताद मोहतरम आए हैं और इनकी बात जो है उसमें वज़न भी होता है, उसमें लाजक भी होती है और वो उसमें तालीम भी होती है और उसमें तरबियत भी होती है। ये एक कामयाब टीचर की ये निशानी। मुख्तसर ये कि ये नहीं होना चाहिए कि एक टीचर का अगर बच्चे पढ़ते हैं तो इस हिसाब से पढ़ें कि ये मारेगा, सज़ा देगा, पनिशमेंट देगा। यानी कि आप जब इंटर होते हैं तो स्टूडेंट इतने खुश हो जाएं या वो देख लें कि ये बंदा जो है हमें कुछ दे के जाएगा, ये इससे हम पूछेंगे, यानी फ्रैंकनेस माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर अरशद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, शागिर्द 5 साल का है या 25 साल का है, ठीक है, वो शागिर्द है। उस पर एक नफ्सियाती रोग होता है अपने उस्ताद का। उसे आप इतराम कह लें, उसे आप रोग कह लें, उसे आप दबदबा कह लें, जो भी कह लें। और ये याद रखें कि आपका शागिर्द आपसे ये एक्सेप्ट करता है कि मेरा ये जो टीचर है ये दुनिया का सबसे बड़ा आलम है और वो कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। वो नूरजान के बारे में पूछ सकता है, वो मुकेश के बारे में पूछ सकता है, वो रफ़ी के बारे में पूछ सकता है, उसे हक है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ सकता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ सकता है, उसका हक है और उसको मुतमिन करना आपका हक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि मैंने अक्सर टीचरों को जो देखा है, उनके रवैये जो देखे हैं कि बच्चे को बुलाते हैं सबक सुनाने के लिए, सुनने के लिए, तो बच्चे को पहले थप्पड़ मार देते हैं। ओए कोते दे पुत्रा ध्यान नाल ऐसा नाम उन्होंने नौ साल बच्चा, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि 20 साल का तालिब इल्म हो या 25 साल का तालिब इल्म हो, वो बच्चा है, वो तालिब इल्म है। आप जब एक पहले थप्पड़ मारकर या हाथ सोटी डंडा लहरा कर उससे सबक सुनना चाहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। उसका जो मैं समझता हूँ कि उसका 60% जो उसने याद करके आया था, पढ़ के आया था, वो भूल गया। आप बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरें, सर पर हाथ फेरें और उसे इंतहाई प्यार से बेटा सुनाओ, बेटा ये। फिर अगर वो उसे नहीं आता तो आप उसे फिर 10 मिनट मौका दें कि बेटा जाओ तैयारी करके फिर आकर सुनाओ। मार तो बच्चे का जो है ना वो एतमाद, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस वो तबाह कर देती है। और मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी गलतियों पर पिटाई की है, मैंने स्टडी पे नहीं, स्टडी पर कभी बच्चे को मैंने मारा। मास्टर साहब, आजकल देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर बच्चे 10 क्लास उसके बाद सेकंड ईयर में जाके, ज़्यादा तो मेरे हाल 10 क्लास में ही छोड़ देते हैं सारा कुछ, बहुत ज़्यादा। उसमें ये कह लें कि कोई कंपार्ट आ गई या कोई और इशू आ गया या ये, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा, वालिदैन ज़बरदस्ती भी करते हैं या कुछ इस तरह होता है, तो वो सेकंड ईयर में जाके ना तलीम को छोड़। इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या ये वालिदैन का कसूर है, टीचर का कसूर है, या बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा में देखने में आ रहा है? इस बारे में कुछ बताइएगा डिटेल से। डॉक्टर अरशद साहब, मेरा दावा है कि अगर आप प्राइमरी, ख़ुसूसन प्राइमरी की 3 क्लासें बच्चे को ठीक पढ़ा दें, मेरा दावा है कि वो बच्चा सारी ज़िंदगी रुकेगा नहीं। अच्छा, मेरा दावा है और मेरा तजर्बा है। दूसरी, बच्चे की नफ्सियात को समझना कि बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। बड़ी ठीक अच्छी बात की है। 3 कैटेगरी होती हैं बच्चे की। एक होता है डल माइंड, ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसके घर वालों को मशवरा दें कि इसे किसी टेक्निकल काम में लगा दें जब वो संभाल ले। एक होता है बच्चा खुदादा सलाहियत, जिसे खुद पढ़ने का शौक होता है, फौरी तौर पर वो पिक कर लेता है, डिलीवर करता है वगैरह। और एक होता है धक्का स्टार्ट तालिब इल्म, जितना उससे काम दो उतना वो कर देगा, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं करेगा।
पहली तो बात है कि एक कामयाब अच्छे उस्ताद को डिलीवर करने के लिए बच्चे की नफ्सियात को समझना है। दूसरी बात, हो सकता है कि पढ़े लिखे हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे पढ़े लिखे हैं, असातिज़ा भी होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, हो सकता है वो इख्तलाफ करें मेरी बात से, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ इंतहाई गैर ज़रूरी मज़ामीन हमारे बच्चों पर लाद दिए गए हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई तल्लुक़ नहीं है। अच्छा। और जिनका अमली ज़िंदगी से कोई तल्लुक़ नहीं है। और मेरा दावा है कि 60 से 70% बच्चे मैट्रिक में कंपार्ट आने की वजह से, मैट्रिक में फेल होने की वजह से, या उन मज़ामीन की वजह से 60 से 70% बच्चे जो है स्कूल छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। कंपार्ट आ जाती है, 3-4 मज़ामीन कंपार्ट आ जाती है, वो कंपार्ट के लिए नहीं कर सकता, बहुत कम होता है। उसकी वजह मैं मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैट्रिक का रियाजी देख ले, उसमें जो मसले वगैरह जी बिल्कुल हैं उनका आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर तालीम रखते हैं, मुझे बता दें कि उनका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या ताल्लुक है। दूसरा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, मज़े की बात, तजर्बे के बगैर पढ़ाई नामुमकिन है, और तजर्बे की हालत यह है कि हमारे किसी स्कूल को लैबोरेटरी नसीब नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करवा ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल रटा नहीं होता सर, प्रैक्टिकल होता है। बड़ी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तवानाई, अमल, रद्द अमल, ये वो लेसन हैं जिन्हें आपने प्रैक्टिकल लैबोरेटरी में करके दिखाना है तो बच्चा भूलेगा नहीं, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। और इन पर प्रैक्टिकल का जब तोते की तरह रटा लगवाएंगे वो सारी ज़िंदगी याद नहीं करेगा। और ये 3-4 मज़ामीन हैं जो बच्चों पर बोझ बने हुए हैं, किताबों पर बोझ है। हमारी उर्दू, माशरती इल्म, ये जो कुतुब हैं, इनकी एक ही कुतुब हो, मुख्तसर जो है वो इनमें कुछ मज़ामीन हों जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से तालिब इल्म को जिनसे वास्ता पड़ता है। हाँ, आंधी है, तूफ़ान है, बारिशें हैं, मौसमियात है वगैरह वगैरह, तो आसानी रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी रियासत पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत की तालीम प्रायोरिटी नहीं रही, बिल्कुल, और तालीम कभी भी तरजीह नहीं रही। और तालीम पर तजर्बात, तालीमी निज़ाम ऐसा निज़ाम है जो बेस है, बुनियाद है किसी कौम की, और इसमें जो है रद्दो बदल, आए दिन तब्दीलियाँ, आए दिन मतलब कभी सिर्फ पैसा कमाने के लिए कभी सरवर्ग तब्दील कर दिया, कभी रंग तब्दील करके, कभी कुछ इस तरह की ड्रामेबाजियाँ ने तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया। और यही वजूहत हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं 10 और सेकंड ईयर में भाग जाते हैं। इसके पीछे यही इशू है। एक अच्छा स्टूडेंट तैयार करने के लिए वालिदैन और टीचर, इनका क्या रोल होना चाहिए कि इन फ्यूचर वो जो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, इन फ्यूचर वो एक अच्छा बिजनेसमैन, टीचर, वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। इस बारे में कुछ बताइए कि वालिदैन और टीचर का क्या रोल होना चाहिए। मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना कि सबसे पहले बच्चे की नफ्सियात समझें कि बच्चा चाहता क्या है, ठीक है, बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, ठीक है, उसमें वकालत वाली क्वालिटी है, उसमें मैकेनिक वाली क्वालिटी है, ठीक है, उसमें टीचिंग वाली क्वालिटी है, उसमें सियासतदान वाली क्वालिटी है। पहली बात तो ये नोट करनी है, उसका माइंड चेक करें, उसका माइंड सेट जो है वो चेक करना है। ये बात वालिदैन बेहतर जानते हैं और उससे बेहतर उस्ताद जानता है। उस्ताद और वालिदैन का इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम महीने में 1-2 बार जो है वो बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो उस्ताद और वालिदैन डिस्कस करें, और उस्ताद वालिदैन को बताए कि आपका बच्चा जो है वो किस तरफ जाना चाहता है, आप इस पर ज़बरदस्ती ना। या फिर ये भी हो सकता है जब मुलाकात होती है वो ये बताए इसमें कौन सी कोताहियां और कमियां हैं, या इसका माइंड सेट जो है किस तरफ ये रगबत रखता है। और बदकिस्मती से हमारे वालिदैन बच्चों पर अपनी मर्जी ठोंसते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तालिब इल्म की। जैसे एक बात है, साढ़े मुड़े डॉक्टर ही बने, मैं तनु डॉक्टर ही बनाना है, वो इस तरह के हमारे थोड़ा ये भी बड़ा इशू बने हुए। मेरे पास एक टीचर आए तो मैंने उनसे कहा कि वो कहते हैं यार सबसे बड़ा जो इशू हमारा है ना, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं देखा देखी। बड़े भाई का बेटा डॉक्टर है
तो मैंने जिद से ये करना है और एहराजात कर्जा उठा के भी उसको कहना है कि डॉक्टर ही बने। हालांकि हो सकता है उसका माइंड जो है एक मैकेनिक का हो, एक ड्राइविंग की तरफ उसकी रगबत हो। यानी कि मकसद मुख्तसर ये है कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चे का माइंडसेट चेक करें, वो किस तरफ जाना चाहता है। दूसरा, टीचर और वालिदैन आपस में कनेक्ट में रहे। क्या ख्याल है सर? ये जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया ना कि बच्चे का माइंड जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का 3 साल से 5 साल की उम्र में बच्चे का रुझान पता चल जाता है। जो समझदार लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि बच्चा क्या था। नंबर 1। नंबर 2, हमारे असातिज़ा बदकिस्मती से कि इस तरह करते हैं कि हाँ भाई ओ पुत्र और सवाल नंबर 16 कल याद करके आना है। अच्छा, ठीक है, होता है इसी तरह होता है। चेक कर लें जाकर, ओए बेटा और इस्लामियात दा सवाल नंबर 27 याद कर आवियो, माशरतीउल उम्दा 13 नंबर सवाल याद कर आवियो। अच्छा, ये होता है। ओ भाई मेरे उस बच्चे को वो सवाल एक कहानी की सूरत में समझाओ, उसे रटाओ नहीं, उसे समझाओ। एक बच्चा, जैसे कि गपशप के दौरान भी डॉक्टर साहब अर्ज किया था मैंने कि एक बच्चा 3 घंटे की मूवी देखता है, सिर्फ एक बार देखता है और सारी मूवी उसे याद हो जाती है। वाई? क्यों? क्योंकि वो ज़हनी तौर पर भी इन्वॉल्व होता है उसमें, वो जिस्मानी तौर मुकम्मल तौर पर वो उसमें खोया हुआ होता है। उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सारी अंदर चली जाती है। आप बच्चे को वो, हालांकि उस मूवी को अगर किताबी शक्ल दी जाए तो 4-5 हज़ार सफ़े की वो किताब बनती है, लेकिन क्या वजह है कि 4-5 हज़ार सफ़े की किताब पर मुश्तमिल मूवी जो है वो सिर्फ एक बार देखकर बच्चा जो है वो याद कर लेता है। आप उसे स्टोरी सुनाए या स्टोरी सुनाएं, वो आपको टोक देगा। वो कहेगा नहीं, यहाँ पर अमिताभ बच्चन का ये एक्शन था, ये रोल था, उसने ये कहा था, यहाँ पर मोहम्मद अली ने ये कहा था या नदीम ने ये कहा था। वो आपको टोक देगा। और क्या वजह है कि 10 लाइन का सवाल जो है वो याद करके नहीं आता? वजह ये है कि उसे पढ़ाया गया, समझाया नहीं गया। बिल्कुल, बात समझाने की है, पढ़ाने की नहीं है। और यही मैंने सीखा। आपकी नज़र में ये जो तालीम है, इसको हासिल करने के लिए, या हमारा आजकल सिर्फ यही माइंड बन गया कि एक बच्चा जब पढ़ जाता है या लिख जाता है, ठीक, तो वो उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, यही है ना हमारा माइंड और सच। आपकी नज़र में ये है कि तालीम सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए बनी है, या हमारे माइंड है, या इसके और भी कुछ फ़ायदे वगैरह है? इस बारे में कुछ बताएं सर। अरशद साहब, आपने गौर किया है कि हमारे गुज़श्ता 30-40 साल से कोई हम तख्लीक़कार, कोई हम मुहक्किक, कोई हम मुबर्रिख पैदा नहीं कर सके। इरफा करीम बच्ची जिसने नाम कमाया, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, जल्दी हमसे रुखसत हो गई। इस जैसा बच्चा गुज़श्ता 30-40 साल में कोई आपको नजर आया? कोई डॉक्टर कदीर, डॉक्टर समर के बाद, डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद कोई साइंसदान गुज़श्ता 30-40 साल में तैयार हुआ? नहीं हुआ। उसकी वजह तालीमी निज़ाम। सबसे बड़ी ख़राबी जो है वो, सबसे जिसे हल करने की ज़रूरत है, वो तो ये है कि नसाब, यकसा नसाब की तरफ जब हम नहीं जाएंगे, ना माशरती तफरीक ख़त्म हो सकती है, ना मसावात कायम हो सकती है, और ना ही ये ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल वगैरह, इसका फ़र्क जो है वो ख़त्म हो सकता है। मदरसे में भी वही निसाब हो, गवर्नमेंट स्कूल में भी वही निसाब हो, फेडरल स्कूल में भी वही निसाब हो, हर जगह निसाब एक हो। हम एक कौम हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा निसाब हर 10 किलोमीटर पर निसाब मुख्तलिफ है, क्योंकि तालीम कारोबार बन गई है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, वो चेक करते हैं कि किस तरह इनफरादियत हमने अपने स्कूल में लानी है, वो नया निसाब लाकर ठोक देता है। दूसरा स्कूल खोलता है, वो नया कट्टा खोल देता है।
और यहाँ एक फैमिली में, एक घर में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चों के निसाब जो है वो मुख्तलिफ मैच नहीं करते, वो एक दूसरे की हेल्प क्या करेंगे? एक निसाब होगा, सब मिलकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप सराय आलमगीर से खारिया तक स्कूल, प्राइवेट स्कूल चेक कर लें, सबके निसाब अपने अपने हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट सोई हुई है कि ये क्या हो रहा है, ये तबाही हो रही है। इसी वजह से 20-25 साल, 30 साल से, 40 साल से हम कोई ऐसा नामवर तालिब इल्म पैदा नहीं कर सके जिसकी वजह से मुल्क का नाम रोशन हो, जिसकी वजह से मुल्क की इज्जत हो। रही बात मोहतरम अरशद साहब, गुज़श्ता 10 सालों में जो पढ़ाई स्टैंडर्ड है ना, वो इतना हाई चला गया है कि मास्टर डिग्री के बगैर आपके पास कोई चॉइस नहीं रह गई। और मास्टर डिग्री तक पहुंचना जो है वो हर आदमी के, हर घर के बस में ही नहीं है हकीकत। इस पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि स्कूलों में ऐसी टेक्निकल तालीमात का सिलसिला शुरू किया जाए कि अगर कोई मैट्रिक तक जाता है, आगे नहीं जा सकता, कम से कम उसके पास कोई हुनर आ जाए। अगर कोई एफ से आगे नहीं जा सकता, उसके पास कोई हुनर आ जाए। उसमें फ्रिज है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, वगैरह वगैरह जितने मतलब हैं, इनका जो है वो शोबे जो हैं वो मतलब बनाए जाएँ, ताकि जो बच्चे हाई क्लास, देखें जी, मास्टर डिग्री के बगैर आपको नौकरी नहीं मिल सकती। यहाँ आप एक चपरासी के लिए मतलब असामी जो है वो मुंतशर करते हैं, तो उस चपरासी की असामी पर जो है हज़ारों के हिसाब से MA पास जो है वो लाइनों में लगे होते हैं। आपने देखा है ना, हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं मैं कह रहा। वजह कि तलीम की हमने मात मार दी है, उसकी इज्जत नहीं, उसका मकाम, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अगर ये सिलसिला कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से ही मतलब उसकी बेस बना दी जाए, बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। अब आ जाइए सहाफ़त की तरफ। ये सहाफ़त की तरफ आमद कैसे हुई, इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़ हैं? टीचिंग के बाद आपने, टीचिंग के दौरान ही आपने ये शुरू कर लिया, इस बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब हमने होश संभाला था, मेरे वालिद साहब पहले फ़ौज में रहे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। फौज से रिटायर हुए तो PO ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुलाज़िम हो गए, वैकेंट। ठीक है। हमने जब से होश संभाला, हमारे घर में 3-4 अखबार आते थे। अच्छा। जंग अखबार आता था, उस वक्त जंग में टार्जन स्टोरी छपती थी, वो बड़े शौक से हम पढ़ते थे। बस अब आता था ये पीपल्स पार्टी का। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा मशरक अखबार जो है बहुत बड़ा नाम था, और नए वक्त। ये 4 अखबार थे, 3-4 अखबार थे। हमारे वालिद साहब को अखबार पढ़ने का जुनून था। ठीक है। तो हमने जब से पढ़ना शुरू किया तो अखबार अपने घर में देखा, उसमें कहानियाँ, स्टोरियाँ वगैरह सब कुछ पढ़ना शुरू की। तो इस बचपन से ही सहाफ़त अच्छी लगने लगी। तो बाकायदा ज़ाहिर है आपको शौक तो था, रेगुलर जो है सहाफ़त को ज्वाइन कब किया? एक तो मुझे ये बताएं, और ये बताएं कितना अरसा हो गया, और कौन कौन से अदारे ऐसे हैं कि जिनके साथ अभी तक आप काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1998 की बात है। ठीक है। मैंने एक गिफ्ट सेंटर बनाया था बदर अड्डे पर। ठीक है। जो लियाकत बदर साहब MP होते थे उस वक्त नून लीग की तरफ से। ठीक। तो उसका इफ्तिताह करना था। ठीक है। तो इफ्तिताह के लिए मैंने चौधरी साहब को बुलाया। तो उसकी कवरेज के लिए हमारे कोटला टाइम्स के बानी और कोटला में सहाफ़त को इंट्रोड्यूस करवाने वाले अजीम शख्स जावेद नगड़ियाल साहब, जी बड़ा नाम है, वो आए। मैंने जब कंपेयरिंग की, कुछ गुफ्तगू की, तो उन्होंने मेरे अंदर, वो खुदा जानता है मेरे अंदर है तो नहीं मैं इस काबिल, लेकिन उन्होंने कुछ देख लिया। अच्छा। उन्होंने वो फारग हुए तो कहने लगे कि तारक साहब आप तो मुझे मतलब स्पीकर भी लगते हैं, सहाफ़ी भी लगते हैं, मेरे साथ काम करें। ठीक है। तो वो मुझे सहाफ़त में लेकर आए। कौन सी सन बताइए? 1998। अच्छा जी। ठीक है। तो वहाँ मुझे दोस्त जो मिले, वो टीम जो है वो बहुत अच्छी मिली। अच्छा। आबद खैर कतवी साहब, जी बिल्कुल, आमर सुमान आदल साहब, कमर गोंदल साहब, डॉक्टर अमजद मैसम साहब, चौधरी फजलाई नगड़ियाल मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे,
जावेद नगरियाल तो जल्दी फौत हो गए जवानी में, तो वो ये इदारा जो है वो चौधरी फजल अली नगरियाल ने संभाल लिया, उनकी सरपरस्ती में ज़ेर निगरानी, और चौधरी आमर सुमान आदल और आबद खैर कतवी जी, कमर गोंदल जैसे दोस्तों की वजह से ये सिलसिला चला। तो मेरा चूँकि ज़्यादा रुझान न्यूज़ की तरफ मेरा रुझान कम था, अच्छा, आर्टिकल, तबसरे, तजिए वगैरह, मजहबी मज़ामीन वगैरह जो है ये मेरा शौक़ था। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। कोटला टाइम से 2000 में मैं जज्बा के साथ अटैच हो गया। ठीक है। जज्बा वालों ने मेरे साथ बहुत तामन किया, वहाँ मैं न्यूज़ भी भेजता था और आर्टिकल भी लिखता था, मज़ामीन भी लिखता था। उसके बाद ये सफ़र कौमी अखबार तक चला गया, वतन पाकिस्तान और रोज़नामा पाकिस्तान, या उनमें भी मैं अपने कॉलम वगैरह जो लिखते है रहे। आजकल कौन से चैनल के साथ काम कर रहे हैं? आजकल आपका चैनल तो के साथ तो शुरू से ही मोहब्बत रही है, काफ़ी अरसे से। जी बिल्कुल जी, इसके अलावा सरेआम न्यूज़ है, अच्छा अच्छा, गोंदल साहब, कमर गोंदल साहब का। जी बिल्कुल। तो एक अपना न्यूज़ अलर्ट, ठीक है, जी अकबर साहब जिसे लीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेर दिल साफ़ी हैं हमारे भाई, बहुत अच्छे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ जो है ना, वो आप ये कह लें कि मुझे अकबर साहब जो है ना वो ही लाने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने ही मेरा एक इंटरव्यू किया था, और मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने। 26 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए जी। 26 सालों में एक तो मुझे ये बताएं कि क्या खोया, क्या पाया, और कभी कोई ऐसा लम्हा भी आया कि सोचा हो कि जखड़ साहब काश आज मैं सहाफ़ी ना होता, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, मुझे सहाफ़ी ना होने पर और टीचर ना होने पर कोई पछतावा नहीं है। ठीक हो गया। सहाफ़त मेरा फ़ख्र है। फ़ख्र मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा सहाफ़ी है ना, डेरा परस्ती ना करने वाला जो सहाफ़ी है, ठीक है, जो मुकाम उसका हमारे माशरे में, सच्ची बात अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़ी बदमाशी का दूसरा नाम है। ठीक हो गया। जिससे सहाफ़त वाहिद शोबा है वाहिद इदारा है जिससे सारे ही इदारे खाम खाते हैं। हकीकत है। लेकिन सहाफ़ी अगर असूल के तहत चले, ज़र सहाफ़त ना करे, ठीक है, ठीक है, डेरू पर सलामी की सहाफ़त ना करे, गैर जानबदार सहाफ़त करे। मैंने इतनी तलख़ खबरें लगाई हैं कि मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसी बात पे आ जाए, जैसे आपने कहा धमकी आती है, जाहिर है सहाफ़ी को धमकी तो आती है। अगर वो पॉजिटिव सहाफ़त करेगा, अगर वो डेरेदारी वाली करे, या जो बात आपने की है चापलूसी की करेगा, फिर तो वो मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता, जाहिर सी बात। तो कभी ऐसा भी कोई हुआ है कि बहुत सख्त किस्म की धमकी आई हो और परेशानी हुई हो, ऐसा भी लम्हा कभी आया है? देखें जी, मैंने खबरों के वाले से कभी कभी ऐसी खबरें मैं लगा देता था कि ज़रा लगाता एहतियात से ही था, जैसे मार्फत के अंदाज में आप कह सकते हैं। तो एक खबर मैंने लगाई जज्बा में, अच्छा, तो शायद रज़ा साहब ने महसूस किया, ठीक है, उन्होंने मुझे बुला कर कहने लगे कि तार कि चूँकि तुम हमारे छोटे भाई हो, हम कह कुछ नहीं सकते कहेंगे कुछ नहीं, लेकर बड़ी ज्यादती हुई है। ठीक है। इसी तरह मैंने मनशियात के खिलाफ 6-7 साल काम किया है। ठीक है। तो मनशियात इलाके में मैंने उस वक्त तकरीबन 2004 से लेकर 2008 तक मैंने इलाके से मनशियात का तकरीबन खात्मा कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साहब, थोड़ा सा ज़ाती लाइफ की तरफ आते हैं। हर इंसान के बचपन से लेके बुढ़ापे तक ना बहुत सी चीज़ों के शौक़ होते हैं। तो आप ये बताएं कि आपके बचपन में कोई शौक़ था या जवानी में, कौन सी चीज़ों के ज़्यादा आप शौकीन रहे हैं या आपका दिल करता है, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें जी, मैं पता नहीं क्या वजह है कि मैं 6ठी-7वीं क्लास में था, ठीक है, तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैंने ऑलराउंडर बनना है। अच्छा, वो बात मेरे ज़हन में बैठ गई। ठीक है। मुझे गुलूकारी का जुनून के हद तक शौक़ था।
अच्छा। शायरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी भी शायरी करता हूँ, शायरी पढ़ने का मुझे जुनून था। इस वक्त भी मेरे पास जो डायरी है ना, उसमें तकरीबन 10,000 के करीब सिलेक्टेड शेर मैंने अपने हाथों से लिखे हैं मुख्तलिफ शोरा कराम के। वो अच्छा। डायरी मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। इसके अलावा मतलब नसर, नज़म और तारीख, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे। और मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, कि एक उस्ताद को, क्योंकि उस्ताद का बनने का शौक़ जो है वो सबसे ऊपर था, तो मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद को ऑलराउंडर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि बच्चा जो है वो आपको इल्म कुल समझता है। एक बच्चा अपने उस्ताद को इल्म, उसे वो कहता है कि मेरे उस्ताद को सब कुछ पता है। बेशक। और उस्ताद को फिर सब कुछ पता होना चाहिए। उसे आलम अलवार का भी पता होना चाहिए, उसे लता मंगेशकर का भी पता होना, उसे माइकल जैक्सन का भी पता होना चाहिए, उसे जो है वो क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो उनका भी पता होना चाहिए। हर चीज़ पे उसका, हर चीज़ पर थोड़ा होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने मज़हब सारे तकरीबन मुसलमान, इस्लाम, तारीख और मतलब अदाकार, गुलूकार, शायर, अदीब, किसी को फिर मैंने छोड़ा नहीं जिसको मैंने स्टडी नहीं किया। फिर ना मैंने तौरात छोड़ी है, ना ज़बूर छोड़ी है, ना इंजील छोड़ी है, ना मैंने महाभारत छोड़ी है, ना मैंने गीता छोड़ी है, ना मैंने कुरान छोड़ा है। फिर मैंने सब कुछ पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो शिगिर्द थे, जो वो कोई भी सवाल, एक दिन यूँ आके हम बैठे हुए थे, 6 सितंबर का दिन था, हमने पाथ फाइंडर स्कूल, मेरे छोटा भाई शहजाद है जो आजकल प्रिंसिपल है गुलियाना हायर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है, तो उन्होंने एक पाथ फाइंडर स्कूल बनाया। ये स्कूल हमारा बड़ी कामयाबी से 10 साल चला, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त पाथ फाइंडर स्कूल। तो 6 सितंबर का डे था, मेरी 10वीं क्लास के तालिब इल्म है ना जो, वो कहते हैं कि आज 6 सितंबर है, यौम दफ़ा है, आज हमने आपसे गाना सुनना है, गाना सुनाए। ये तो मैंने भी कहना है कि मुझे तो अभी पता चला अब गाना गाते हैं, तो वो मुझे भी सुनाना है आपने। अब मेरे चूँकि शिगिर्द जो हैं वो लोकल शिगिर्द थे, उनको पता था कि ये गाने भी गाते हैं, ये नाते भी पढ़ते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ठीक है। मैंने उनके ये पुत्र हटांदे, ये पुत्र हटांदे नहीं विकदे की लब्दी फिरे बाजार कुड़े, मैंने उन्हें ये गाना सुनाया तरन्नुम के साथ। तो बात करने का मकसद है कि आपका जो शिगिर्द जो डिमांड करे जी बिल्कुल पूरी करने की सलाहियत आप में होनी चाहिए, आप कामयाब उस्ताद तब बन सकते हैं। अब लास्ट पे चलें, अब वो भी सुना दे हमें भी कुछ 1-2 शेर उसके, ए पुत्र हटांदे नहीं विकदे, स्पेशली आप आए हुए हैं, नाज़रीन भी सुन ले, जिन्होंने नहीं सुना आपको वो भी देख लेंगे मास्टर साहब में क्या क्या क्वालिटी है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। क्या बात, क्या बात। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको, मगर उसने रोका न मुझको मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं।
मास्टर साहब आपसे बातें की, इतना अच्छा लगा, यकीन करें थोड़ा शुक्रिया। टाइम का है, वरना मैं इसको और लंबा करता। और यकीन करें कि मुझे आपसे मुलाकात करके, आपका इंटरव्यू लेके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। और मुझे ये भी यकीन है कि हमारी जो प्रोग्राम है, जो लोग देखेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। गाए बगाए आपको मैं ज़हमत देता रहूँगा बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।